सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं ना। और कहने का मतलब यह है जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उससे अधिक लाभ लेने का प्रयास करिए। जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है या जब तक विद्यालय अथवा कोचिंग संस्थान नहीं खुल रहे हैं तब तक आप काम चलाइए। उसके बाद आपका जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे तो फिर आपको जो दिक्कत रहेगी उसमें भी आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है। आज हम लोग प्रकाश का पहले पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसकी अंग्रेजी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है इसी के बारे में हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। ठीक है। तो आइए बिना देर किए हम लोग आते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। परावर्तन के बारे में आप लोग जानते थे जब प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराना और टकराकर प्रकाश का संपूर्ण भाग उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान दीजिएगा, समांग माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। समांग माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। समांग माध्यम जैसे वायु है, वायु को समांग माध्यम के अंतर्गत मान लेते हैं। इसमें जो भी प्रकाश चलेगी सीधी, क्योंकि आपको बताया गया था कि प्रकाश के गुण के बारे में हम बताए थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको जानकारी है। और प्रकाश का ठोस तथा द्रव के तलों से क्या होता है, परावर्तन होता है। और प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये प्रकाश के परावर्तन में ही प्रकाश के परिभाषा और गुणों को मैं विस्तार से बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसकी अंग्रेजी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी ये क्या होता है तो ये समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा विस्तार से बताने से पहले मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कांच है, ये कांच का एक टुकड़ा हो जाएगा। ये आपका अविलंब है, यहाँ से ये किरण आ रही है। ठीक है। आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित। ये आप जानते हैं। आपतित किरण को एक और नाम से जानते हैं, आपाती किरण। आपतित किरण का एक और नाम क्या है, आपाती किरण। ठीक है। और ये आपका अविलंब है, अविलंब है। और ये माध्यम मान लेते हैं वायु है। ये वायु, इसको हम कहते हैं वायु जो होता है विरल माध्यम, समझते चलिएगा। और ये कांच है, देखिए ये कांच जो होता है ये सघन माध्यम। ये कांच है, कांच जिसको हम कहते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। आप समझिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम ये विरल माध्यम एक अलग माध्यम हो गया और कांच में प्रवेश कर रहा है एक दूसरा माध्यम। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं और इधर इसको ये अविलंब की तरफ ऐसे झुक जाता है। एक्चुअली ये इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकलना चाहिए था। देखिएगा, ऐसे इसको सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना निकलकर अगर ये सीधे अगर आती है किरण सीधे तो कुछ ऐसे आती है, लेकिन ये सीधे ना जाकर ये अविलंब है, अविलंब की तरफ क्या हो गई है, कुछ झुक गई है। इसलिए इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। यानी परिभाषा क्या है समझिएगा, ये एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है। ऊपर वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं क्योंकि वायु है, और नीचे वाले माध्यम को क्या कहेंगे, सघन माध्यम। सघन माध्यम यानी क्या है, आपका कांच है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में, आप समझिएगा वायु से किसमें आ रहा है, कांच में आ रहा है। जब वायु से कांच में आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक माध्यम को क्रॉस करके दूसरे माध्यम में एंट्री ले रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और
पृथककारी तल से ये जो तल देख रहे हैं, इसी तल को हम क्या कहेंगे? पृथककारी। क्या कहेंगे? पृथककारी तल। समझिएगा, पृथककारी तल। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और दोनों माध्यमों का, यानी ये जो पृथककारी तल है, इधर जाएंगे तो विरल माध्यम होगा और नीचे आएंगे क्या होगा? सघन माध्यम होगा। तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल से पर अपने मार्ग से क्या होता है? कुछ विचलित हो जाता है, यानी एक्चुअली इसको सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये अविलंब की तरफ झुक जाता है। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं। और अब आपके दिमाग में ये भी होगा कि भाई विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है? तो विरल का मतलब यह होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? विरल माध्यम। और सघन माध्यम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। जैसे बात करें विरल माध्यम, वायु जो होता है ये विरल माध्यम के अंतर्गत आता है। जैसे हम वायु में ही चलते हैं, तो जितनी आसानी से वायु में हम चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई भी वाहन चलाते हैं, हम आसानी से चलाते हैं, कोई दिक्कत उतना महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर हमें जल में चलना हो, जल एक सघन माध्यम होता है, लेकिन जितनी आसानी से आप विरल माध्यम यानी वायु में चल सकते हैं, क्या उतनी आसानी से आप जल में चल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं चल पाएंगे। हम यहाँ हैं तो सामान्य वे में कहें तो उस विरल माध्यम में हम दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर वही पानी में अगर कमर तक पानी भरा हुआ है और आपसे कहा जाए कि चलिए दौड़िए, तो दौड़ने में असुविधा होगी, आप दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं, आप कहने मतलब चाल से मतलब है, तो आप बस इतना जानिएगा कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी, उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। तो हम परिभाषा यहाँ से निकालते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, आपके सामने देखिए प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या हो रही है? प्रवेश करती है। एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों की पृथककारी, यानी दोनों माध्यमों का जो एक तरह से कह सकते हैं बॉर्डर का काम यही कर रहा है पृथककारी तल। यानी ये पृथककारी तल के ऊपर क्या है? विरल है, और पृथककारी तल के अंदर आकर क्या है? सघन माध्यम है। ये कांच है, ये सघन माध्यम है, ये विरल है, ये वायु है, ये विरल माध्यम है।
तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे न जाकर क्या हो गया, झुक गया, यानी अविलंब की तरफ झुक गया। इसलिए इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अगर मान लीजिए हम बात करें कि सघन माध्यम से अगर जाएगा तो मान लेते हैं ये 5 है, ये अविलंब है और यहाँ से हम एक किरण डाल रहे हैं। देखिएगा, तो जब ये आपका ये किरण है, किरण माध्यम मान लेते हैं, किरण यानी ये वायु ले लेते हैं, और ये क्या है, सघन है, और सघन को हम क्या कहेंगे, कांच कह सकते हो या जल ले सकते हो, समझिएगा। तो जब प्रकाश सघन से किरण में जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ऐसे इसको जाना चाहिए था, कैसे, डाट 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 ऐसे निकलना चाहिए। सीधे निकलना मतलब यही होगा ना, ये निकलती तो ऐसे सीधे निकल सकती थी, लेकिन ये सीधे ना निकल कर क्या हो गया, अविलंब से दूर हट रहा है। इसलिए इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। एक्चुअली इसको आपको नहीं लिखना है, हमने ये बताया कि अगर ये जाता सीधे तो सीधे ऐसे निकलता, लेकिन ये सीधे न निकल कर क्या हो गया, अविलंब ये ना, अविलंब से देखिए दूर भग रहा है, लग रहा कितना दुश्मनी। इस किरण के अंदर जब सघन से किरण में जा रही है तो अविलंब के किनारे नहीं जाना चाह रही है किरण, अविलंब को छोड़कर भग रही है। जबकि जब विरल से सघन में आ रही है तो क्या हो रही है, अविलंब की तरफ झुक जा रही है, यानी अविलंब की तरफ सटने का प्रयास करती है। तो एक चीज़ और जान लीजिएगा, ऐसा क्यों होता है, उसका मुख्य कारण ये होता है कि विरल में जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने के कारण जो किरणों को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब भी ये किरण सघन में आती हैं तो सघन में माध्यम के जो कण होते हैं क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण विरल से जब सघन में आती हैं तो इन किरणों के मार्ग में अवरोध आ जाता है, यानी इनके मार्ग में रुकावट आ जाता है, अर्थात इनका चाल क्या होता है, कम हो जाता है और ये अविलंब की तरफ झुकने का प्रयास करती हैं। जबकि जब ये सघन से विरल में जाती हैं तो आप देखते होंगे कि ये सघन यानी घना से, जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सघन माध्यम से जब ये गुजरती हैं और विरल में जाती हैं तो अविलंब से क्या होती है, दूर हटती हैं। क्योंकि ये दूर हटने का मुख्य कारण ये होता है कि विरल में माध्यम के जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं और इन किरणों को निकलने का क्या होता है, पर्याप्त मार्ग मिल जाता है, जिसके वजह से ये घटना होती है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिएगा, आने वाली किरण को आपतित किरण, ये आपका विलंब है, और ये जो किरण आती है इसको परावर्तित मत नहीं कहिएगा, क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसी तरह से ये आपतित किरण क्योंकि ये जा रही है, आपतित हो गई, ये मान लीजिए जा रही, आपतित हो गई, और इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। एक चीज मैं और इसमें बता दूं कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि आपतित किरण और अविलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। ठीक है, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में वहां आप देखे होंगे परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में परावर्तन बनता था। यहाँ अपवर्तित और अविलंब के बीच में अपवर्तन कोण बनता है, यानी आर से लिखते हैं। ठीक है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, याद रखेंगे, अपवर्तन कोण। और ऊपर वाले कोण को हम क्या कहेंगे, तो आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। अब याद रखिएगा, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपतन कोण, तो आप कहिएगा आपतित किरण और अविलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, तो आप कहिएगा अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में बने कोण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये आपतित किरण है, यह विलंब है, तो इसलिए इस कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। और ये अविलंब है, और ये जो किरण है यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यही अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में इसको मिटा दे रहे हैं। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, तो यही मैं एक चीज़ और मैं लिख देना चाहता हूँ। आप क्या करिएगा, बस आपको ये लिखना है, एक बार समझ के तब फिर आगे बढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी, इसी को पृथककारी तल कहते हैं,
दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से, इसका मार्ग ऐसे होना चाहिए था लेकिन अपने मार्ग से क्या होती है, कुछ विचलित हो जाती है, यानी इसको ऐसे निकलना चाहिए था लेकिन इधर निकल आई है। तो ये विचलन जो हो रहा है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखने के बाद आप इस चित्र को बनाइएगा, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा कि इसके आगे मैं बताऊंगा कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। तो विरल माध्यम के बारे में आपको मैं एक बार बता चुका हूँ कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, उसे विरल माध्यम। और सघन माध्यम क्या होता है, तो आप कहिएगा कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। ठीक है, तो यही लिख दे रहे हैं आप, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद ये चित्र बना लीजिएगा और उसके बाद तक परिभाषा लिखेंगे। यहाँ मैं विरल माध्यम लिख दे रहा हूँ, विरल माध्यम, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। विरल माध्यम बस यही लिख दीजिएगा, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अधिक हो, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, उसे विरल माध्यम, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, जैसे वायु लिख सकते हैं, वायु निर्वात, जैसे वायु नहीं लिखी, जैसे वायु, ये विरल होता है। ठीक है, और सघन माध्यम भी मैं यही लिख दे रहा हूँ, सघन माध्यम। तो परिभाषा आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें, ऐसा माध्यम जिसमें, जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, जैसे कांच ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बस क्या करेंगे, सबसे पहले तो परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा के बाद ये चित्र बनाइएगा और चित्र बनाने के बाद तक विरल माध्यम की परिभाषा और सघन माध्यम की परिभाषा लिखिएगा। और आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक रोक के आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग चलते हैं, इसी में लिखना आपको नोट, और नोट में 2 नोट आपको लिखना है। नोट मीन्स होता है विशेष। क्या नोट में लिखना है, ध्यान रखिएगा। अभी इसके पहले मैं जस्ट बताया था कि जब विरल से, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आई थी तो विलंब की तरफ झुक गई थी, और जब सघन से विरल में गई है तो विलंब से दूर हट जाती है। बस यही लिखना है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल से, विरल से सघन, विरल से सघन माध्यम में, माध्यम में आती है तो, आती है तो अविलंब, अविलंब की तरफ, अविलंब की तरफ झुक जाती है, झुक जाती है। जिसमें आपको बताया था, एक छोटा सा यही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये कांच है, ये आपका अविलंब है, ये आपतित किरण है, ये अविलंब की तरफ क्या हो गई है, झुक गई है। देखिए, तो जब ये विरल से सघन में आई है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। नोट 2 क्या लिखेंगे,
आप ये लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में आती है, जाती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है, और यहाँ इसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कांच है, अगर विलंब है, ये किरण जा रही है तो कहना मतलब ये है ये जा रही है और इसको सीधे निकलना चाहिए, लेकिन यह विलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर आपका अपवर्तन कोण बनता है और यहाँ आपतन कोण बनता है, और यहाँ देखिएगा आपतन कोण आई बनता है और यहाँ क्या बनता है, आर बनता है। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना, जब प्रकाश की किरण विरल से जब भी सघन में आएगी तो अविलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर, देखिए अविलंब से बहुत दूर हट गई है और इसमें अविलंब की तरफ झुक गई है। अब लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के, जैसे आपको याद होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। हमने ये कहा था कि आपतित किरण, याद रखिएगा उस दिन जब मैं बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा हमने ये कहा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो उसमें आपतित और परावर्तित किरण, आपतित और परावर्तित किरण हुई थी, इसमें क्या हो रही है, आपतित और क्या, अपवर्तित किरण। तो इसमें भी जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम आप बनाएंगे आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपतन बिंदु का मतलब यह है कि ये जहाँ इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है आपतन, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या निकला, आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु, देखिए नाम क्या है, ये यम आप ले सकते हैं, आपतन बिंदु को यम से यहाँ लिख सकते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। समझिएगा, आपतित किरण क्या है भाई, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। अपवर्तित किरण क्या है, जब ये अपवर्तन की घटना होती है तो इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु जहाँ पर ये घटना हो रही है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसमें दूसरा नियम क्या होता है, मैं इधर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा नियम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि नहीं, दो माध्यमों के बीच कितने माध्यम हैं, आप देख सकते हैं दो माध्यम हो रहे हैं, एक सघन एक विरल। या ऊपर से देखेंगे तो ये विरल, ये सघन।
तो कितने माध्यम हो रहे हैं? 2। तो आप बताएंगे कि इन्हीं 2 माध्यमों के बीच एक वर्णी मीन्स होता है एक रंग के प्रकाश के लिए, एक वर्ण। तो एक वर्ण से स्पष्ट है कि एक रंग के प्रकाश के लिए इन्हीं 2 माध्यमों के बीच एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या को साइन से लिखते हैं, और आपतन है तो आपतन कोण को किसे लिखते हैं? आई से। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, और इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर से समझिएगा, इन्हीं 2 माध्यमों के बीच एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्नेल का नियम आता है, तो देखिएगा लिखेंगे कि इन्हीं 2 माध्यमों के बीच, इन्हीं 2 माध्यमों के बीच, माध्यम 2 हो रहे हैं, इन्हीं 2 माध्यमों के बीच एक वर्णी, इन 2 माध्यमों के बीच एक वर्णी के बीच होता है एक रंग के प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, इसको हम लिखते हैं साइन आई। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या को लिखते हैं साइन आर से। साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात लिखेंगे साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर। प्रोपोर्शनल का चिन्ह देखिए जब भी हटाते हैं तो कुछ न कुछ कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट यहाँ जोड़ देंगे, तो साइन आई बराबर किसके? एन साइन आर के, या कर सकते हैं एन साइन आर, एन साइन आर बराबर किसके? साइन आई के, या एन का मान अगर निकालें तो साइन आई बटे साइन आर होगा। ठीक है, अब यन क्या है बाबू? तो यन एक नियतांक होता है, जहाँ स्मॉल यन एक नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। देखिएगा एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसको लिखिएगा। देखिएगा नोट पे मैं लिखवाया हूँ, जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। दूसरा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऐसे अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण
भाई अपवर्तन की घटना तो अपवर्तित किरण होगी, आप परावर्तन की घटना रहता तो परावर्तित किरण लिखते। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। और उसमें परावर्तन के नियम में दूसरा लिखे थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं दो माध्यमों के बीच, माध्यम कितने आप बताइए, एक माध्यम का विरल है, दूसरा माध्यम क्या है, सघन। इन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णी बने एक रंग के प्रकाश के लिए एक ही रंग का प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। इन्हीं दो माध्यमों के बीच एक वर्णी बने एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब आपतन कोण को आई से लिखते हो, और जया माने जया हिंदी अंग्रेजी जया जो होता है साइन, जया को त्रिकोणमिति में क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। तो आपतन कोण की जया माने साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया तो साइन, जया को साइन से लिखेंगे, और अपवर्तन कोण है तो अपवर्तन कोण को किससे लिखते हो, आर से। तो आपतन कोण की जया को साइन आई से और अपवर्तन कोण की जया को साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। और इसी नियम को इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात कौन कौन समानुपाती होते हैं, तो साइन आई, और कौन समानुपाती होते हैं, साइन आर। अब प्रपोर्शन का चिन्ह लगा देंगे, और जब भी प्रपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिख देते हैं। यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या लिखेंगे, अब यहाँ प्रपोर्शन का चिन्ह हट गया और उसके जब लिख दिया एन, और एन साइन आर बराबर किसके आ गया, साइन आई के, और n का मान निकाला जाता है, ये देखिए गुणनफल के रूप में है, तो जब इधर भेजेंगे क्या होगा, बटे होगा, तो साइन आई बटे साइन आर। और जहाँ n क्या है, n एक समानुपाती नियतांक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक की परिभाषा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर आपसे परिभाषा आ गया, परीक्षा में आ गया कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, आप बताइएगा कि आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल है। आई क्या है, साइन आई, आपतन कोण की जया है, आई माने आपतन कोण, और साइन माने जया, आर माने अपवर्तन कोण, और साइन माने जया। तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। अगर मान लीजिए आप सिंपल में छोटे परिभाषा लिखना चाहते हैं, कुछ मत करिए, बस आपको यह सूत्र याद रखना है कि n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। अब आप बताइए साइन आई क्या होता है, तो आप कहेंगे आपतन कोण की जया होता है। आप बताइए साइन आर क्या होता है, आप कहेंगे अपवर्तन कोण की जया होता है। ये बाबू की हद है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। बस यही इसकी क्या है, परिभाषा है। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही अपवर्तनांक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट छोटे में परिभाषा में बताया था कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को हम क्या करते हैं, अपवर्तनांक करते हैं। यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक को अगर बड़े मैंने थोड़ा सा विस्तार में अगर लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि पहला माध्यम, ध्यान दीजिएगा, यदि पहला माध्यम निर्वात हो, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी परिभाषा में लिख रहा हूँ, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को माध्यम के अपवर्तनांक को इस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है,
कहने मतलब है यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको लिखने के लिए जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ये कांच है, ये आपका सघन माध्यम, ठीक है, और ये जो है निर्वात है। निर्वात का मतलब यह होता है जहाँ वायु न वैक्यूम, निर्वात से अगर ये मान लीजिए किरण आ रही है, ठीक है, और ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाती है। तो यदि पहला माध्यम निर्वात हो, वायु न हो, क्या हो, निर्वात हो, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको लिखने के लिए ये आपका I होता है और ये आपका क्या होता है, R होता है। और इसे अगर मान लीजिए निर्वात से कांच में जा रहे हैं तो इसे किसे लिखोगे, Ng से। अगर निर्वात से जल में जा रहे हो तो किसे लिखोगे, Nw से। किसे लिखते हैं, Nw से। अगर मान लीजिए निर्वात से हम जल में जाएंगे तो Nw से लिखेंगे, और निर्वात से कांच में जा रहे हैं तो Ng से लिखेंगे। G मीन्स होता है ग्लास और W मीन्स होता है वाटर। तो अगर हम कांच में जा रहे हैं अर्थात ग्लास में जा रहे हैं तो Ng से लिखेंगे, और अगर मान लो जल में जा रहे हैं तो इसे किसे लिखेंगे, W से, Nw से लिखते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब यह है यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक करते हैं। अगर इस चित्र के हिसाब से देखा जाए तो निर्वात से हम कांच में जा रहे हैं तो इसलिए इसको हम लिखेंगे Ng से। किससे लिखेंगे, Ng बराबर हो जाएगा सूत्र sin I बटे sin R, ठीक है। तो इस तरह से तो आप याद रखिएगा जब पहला माध्यम निर्वात होगा तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हम निर्वात से कांच में जाएंगे तो Ng लिखेंगे, और अगर निर्वात से जल में जाएंगे तो Nw लिखते हैं, और Ng बराबर हो जाएगा sin I बटे sin R। आप कहेंगे आगे क्यों नहीं है, तो आपको बता दें निर्वात के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अगर यही वायु से अगर हम कांच में जाते तो हम लिखते Ang। क्या लिखते, Ang। तो जैसे अगर मान लीजिए निर्वात की जगह वायु होता तो हम यहाँ पर लिखे थे Ang। यदि यही मैं लिख दे रहा हूँ नोट में लिख दे रहा हूँ, यदि प्रकाश वायु से, प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करे तब हम क्या लिखेंगे, Ang बराबर हो जाएगा sin I बटे sin R। क्या लिखेंगे, Ang। यानी Ang को क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि वायु से किस में प्रवेश कर रहा है, कांच में। ये जो आगे रहेगा वही बताएगा कि किस से किस में प्रकाश की किरण जा रही है। आगे अगर A है तो इसका मतलब A वायु से कांच में जा रही है। अगर G या A होता तब इसका मतलब यह होता कि कांच से वायु में जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये पहला माध्यम होता है, ये दूसरा माध्यम होता है। तो इसका मतलब वायु से कांच में गई है। अगर ये मान लो हम चित्र को अगर मैं घुमा दूँ कुछ ऐसे कर दूँ, ऐसे समझिएगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये कांच से वायु में जा रही है, इसको लिखेंगे क्या, Ga। क्या लिखेंगे, Ga। यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का, क्योंकि वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का। इसको लिखने के लिए Ang को हम क्या पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। इसी तरह से अगर Ga है तो क्या पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष
वायु का अपवर्तनांक। इसी तरह से अगर जी एंड डब्ल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। जी एंड डब्ल्यू है तो क्या पढ़ेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, जी एंड डब्ल्यू है तो क्या पढ़ेंगे, कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, वाटर में जल का अपवर्तनांक, जी एंड डब्ल्यू इसको। अगर डब्ल्यू एन जी है तब आप कहिएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जी एंड डब्ल्यू यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ए एन जी का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जब कुछ न दिया हो तो क्या है, इसका मतलब निर्वात है। आगे अगर कुछ न दिया हो तो क्या है, निर्वात है। इसको पढ़ते हैं निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे, निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे क्या पढ़ रहे हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे क्या पढ़ रहे हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ने का ये तरीका आप लोग एकदम याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे एक आपका सघन सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कहने मतलब यह है उसको आप सापेक्ष अपवर्तनांक के अंतर्गत बोलते हैं। जैसे ये भी एक सापेक्ष अपवर्तनांक ही है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया। जी एंड डब्ल्यू को हम क्या कहेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये लिख दे रहे हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, यदि पहला माध्यम निर्वात होगा तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर निर्वात से कांच में जाएंगे तो एम से लिखेगा, अगर निर्वात से जल में जाएंगे तो एन डब्ल्यू से लिखेगा, अगर निर्वात से वायु में जाएंगे तो एन से लिखेगा। और एन बराबर हो जाएगा यहाँ साइन बटे साइन आर, मतलब जैसा देश वैसा भेष। और नोट में यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करे तो ए एम जी लिखेंगे। इसको पढ़ते क्या है तो आप पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और अगर प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करें तो इसको हम किसे लिखते हैं, जी एन डब्ल्यू से। पढ़ते कैसे हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।